नमस्कार छात्रों, फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है। हमने सत्र क्रमांक 4 के अंतर्गत प्रश्न पत्र क्रमांक 8 व्यावसायिक वर्ग अनुवाद सिद्धांत और प्रयोग, इसमें से दूसरी इकाई जो है अनुवाद की समस्याएं, इसकी शुरुआत हमने की है। अब तक हमने साहित्यिक अनुवाद की समस्याएं, कार्यालयीन अनुवाद की समस्याएं, इन मुद्दों को देखा है और पिछले लेक्चर तक हम तकनीकी साहित्य के अनुवाद की समस्याएं अर्थात तकनीकी सामग्री जो होती है उसके अनुवाद की समस्याएं क्या क्या आती है, इसको लेकर हमने चर्चा शुरू की है। पिछले लेक्चर में हमने तकनीकी अनुवाद की समस्याओं में तकनीकी अनुवाद से संबंधित जो समस्या आती है वो लगभग 3 समस्या हमने देखी है। तो पहली समस्या वहाँ पे हमने देखी थी वो ये थी कि पारिभाषिक शब्दावली का अभाव, और दूसरी समस्या हमने देखी कि विषय ज्ञान की कमी, और तीसरी समस्या हमने देखी है भाषिक क्लिष्टता। तो तकनीकी साहित्य के अनुवाद के संदर्भ में और भी ज़्यादा समस्याएं उभरती है, हम उसको एक एक करके देखने वाले हैं। अब तक हमने 3 देखी है, आज हम उसके आगे की चौथी जो समस्या है तथ्यात्मक प्रामाणिकता की रक्षा, ये भी एक तकनीकी साहित्य के अनुवाद की समस्या सामने आ जाती है। तो तथ्यात्मक प्रामाणिकता की रक्षा, ये अनुवाद की समस्या किस प्रकार बनती है, इसको थोड़ा सा हम विश्लेषित करके समझेंगे। तथ्यात्मक प्रामाणिकता की रक्षा ये तकनीकी साहित्य के अनुवाद की चौथी समस्या है। तो इसमें विद्वानों का क्या विचार है, देखिए। वैज्ञानिक एवं तकनीकी अनुवाद में मूल के तथ्यात्मक प्रामाणिकता की रक्षा अनिवार्य है, अर्थात विज्ञान एवं तकनीकी के साहित्य में जो भी सामग्री आती है उसमें जो तथ्य प्रस्तुत किए होते हैं, उसमें जो वस्तुनिष्ठता प्रस्तुत की होती है, उसके साथ प्रामाणिकता के साथ अनुवादक ने वहां पे अपना कर्तव्य जो है निभाना जरूरी है। अर्थात उस तथ्यों की प्रामाणिकता की रक्षा करना अनुवादक का वहां पे दायित्व है और ये उसके लिए अनिवार्य भी होता है। लोकप्रिय और सामान्य पाठकों के लिए लिखे गए वैज्ञानिक साहित्य में प्रभावान्विति हेतु कहीं कहीं अलंकारिक प्रयोग भी अवश्य मिलते हैं। मतलब लोकप्रियता की दृष्टि से, विज्ञापन की दृष्टि से तकनीकी साहित्य के संदर्भ में कुछ बातें जो है अलंकारिक प्रयोग की दृष्टि से भी वहाँ पे लिखी जाती है या उस प्रकार से भी उस सामग्री मिलती है, परंतु ऐसी सामग्री के अनुवाद में इससे तथ्यात्मक प्रामाणिकता की रक्षा की समस्या खड़ी होती है। अर्थात कोई डिवाइस या कोई भी उपकरण मार्केट में आ गया है, तब उसको जनता तक पहुंचाना है तो उसके लिए विज्ञापन करना पड़ता है। तो विज्ञापन करते समय वो विज्ञापन जो है लोगों को ज़्यादा रुचिपूर्ण लगे या श्रोताओं को ज़्यादा कर्णप्रिय लगे, इसलिए उस वस्तु के विज्ञापन में थोड़ा सा अलंकारिकता वगैरह उसका प्रयोग किया जाता है। तो उस प्रकार के सामग्री के अनुवाद में वहाँ पे ये अलंकारिकता का तो प्रयोग चल सकता है, लेकिन उसके साथ साथ उसकी जो तथ्यात्मकता है या उस वस्तु की जो उपयोगिता है, उसके संदर्भ में जो भी विशेषताएं बताई गई है उसकी प्रामाणिकता के साथ वहाँ पे रक्षा होनी जरूरी होती है। और ऐसा करते समय वहाँ पे ये समस्या खड़ी हो जाती है। एक तरफ लोगों को वो पसंद भी लाना है या पसंद कराना है, और दूसरी तरफ जो है उसकी तथ्यात्मकता की रक्षा भी करनी है। उदाहरण के लिए देखिए, हम स्वास्थ्य संबंधी पुस्तकों पत्रिकाओं में आए अंग्रेजी वाक्य हेल्थ इज वेल्थ को लेते हैं। अब देखिएगा कि हम भारत सरकार की ओर से बहुत सारे ऐसे विज्ञापन चलाए जाते हैं कि जो आपके हेल्थ से संबंधित है, आपके स्वास्थ्य से संबंधित है। तो वहाँ पे एक कॉमन घोष वाक्य वहाँ पे आ जाता है, हेल्थ इज वेल्थ, अर्थात हमारा स्वास्थ्य ही हमारी संपत्ति है। तो इस प्रकार के जब वाक्य वहाँ पे आ जाते हैं तो आज तक इसके कई अनुवाद देखने को सुनने को मिले। हेल्थ इज वेल्थ, जैसे सर सलामत तो पगड़ी 50, ये हिंदी में एक कहावत है, सर सलामत तो पगड़ी 50, जान है जहान है। उसी प्रकार स्वास्थ्य से बढ़कर कोई दौलत नहीं है, सेहत ही सर्वश्रेष्ठ संपत्ति है, अच्छा स्वास्थ्य संपदा है। इस प्रकार स्वस्थ तन सच्चा धन, अर्थात ये आदि प्रकार के विज्ञापन जो है वहां पे किए जाते हैं या किए गए हैं। तो ये सभी अनुवाद कम अधिक मात्रा में भावार्थ के साथ साथ शैलीगत वैशिष्ट्य को भी अभिव्यक्ति देते हैं। मतलब ये जो अनुवाद हमने देखे, या हेल्थ इज वेल्थ को लेकर सर सलामत तो पगड़ी 50, अच्छा स्वास्थ्य संपदा है, स्वस्थ तन सच्चा धन, सेहत ही सर्वश्रेष्ठ संपत्ति है, अच्छा मतलब
सेहत ही सर्वश्रेष्ठ संपत्ति है, अच्छा स्वास्थ्य संपदा है, स्वस्थ धन सच्चा धन, ये जो हम अनुवाद हेल्थ इज वेल्थ के देख रहे हैं, तो ये अनुवादित होते समय जो है भावार्थ के साथ साथ उसकी शैलीगत वैशिष्ट्य को भी वहां पे अभिव्यक्त कर देते हैं। लेकिन इनमें से कई अनुवादों में मूल तथ्यात्मक प्रामाणिकता की रक्षा ठेठ रूप से नहीं हो पाई है। मतलब हेल्थ इज वेल्थ इस कहावत में या इस उक्ति में जो भी कुछ कहा गया है, हमारा स्वास्थ्य ही हमारी संपत्ति है, तो इसको वहां पे तथ्य के तौर पर वहां पे रखना है और अनुवादित करना है। तो हमने जो ये भी उदाहरण देखे या अनुवाद के उदाहरण देखे, तो वहां पे हम देख पाते हैं कि वहां पे कहीं तो उसके तथ्यात्मकता की प्रामाणिकता में कहीं तो रक्षा नहीं हो पाई है। यदि लिखे स्वास्थ्य ही धन है या स्वास्थ्य ही धन है, तो तथ्यात्मकता की प्रामाणिकता अनुवाद में निश्चय ही सुरक्षित होगी, इसमें संदेह नहीं है। अर्थात हेल्थ इज वेल्थ, स्वास्थ्य ही धन है। तो ये थोड़ा सा जो है तथ्य के साथ साथ वहां पे एक रूप होता दिखाई देता है। तो तथ्यात्मकता की प्रामाणिकता अनुवाद में निश्चय ही सुरक्षित होगी, इससे संदेह नहीं। भाषा शैली की सुंदरता के मोह में यदि अनुवाद में तथ्यात्मक प्रामाणिकता पर आंच आती है, तो न मूल के उद्देश्य की पूर्ति होगी और न ही विषय का यथावत अंतरण होगा। मतलब क्या है कि बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि इस प्रकार की सामग्री में भाषिक सौंदर्य को बरकरार रखने के लिए तथ्य को थोड़ा सा दुर्लक्षित किया जाता है या उसको अनदेखा किया जाता है, और इस वजह से अनुवाद जो है बिगड़ जाता है या असफल हो जाता है। और उसके कारण जो है तकनीकी साहित्य के अनुवाद के संदर्भ में ये खतरा बना रहता है, ये हमेशा गलती बनी रहती है कि मूल के उद्देश्य की पूर्ति वहां पे होगी या नहीं, ये भी एक प्रश्न चिन्ह वहां पे बना रहता है। तो इसलिए तथ्यात्मकता के साथ प्रामाणिक होना, ये भी एक समस्या जो है तकनीकी साहित्य के अनुवाद में देखने को मिलती है। वस्तुतः वैज्ञानिक एवं तकनीकी सामग्री का न सारानुवाद करना न्याय संगत है और न ही पूर्ण रूपेण भावानुवाद करना तर्क संगत है। तो ये थोड़ी सी बातें जो है हम तकनीकी अनुवाद के संदर्भ में इस प्रकार देख रहे हैं। अर्थात वहां पे सारानुवाद भी कर नहीं चलेगा। मतलब सारानुवाद मतलब बहुत कुछ 2-3 पन्ने का वो पन्ने की सामग्री है और उसको 1-2 अनुच्छेद में अगर अनुवादित कर देते हैं, तो ये भी वहां पे तथ्यात्मकता पर वहां पे आंच आ जाती है। और उसी प्रकार पूर्ण रूपेण भावानुवाद करना भी वहां पे गलत बन जाता है। यहाँ पर पूरी सतर्कता से यथोचित स्थानों को देखते हुए आवश्यकता अनुसार भाव तथा शब्दानुवाद का सहारा लेकर भी काम करना होगा। मतलब काम करना पड़ता है। मतलब क्या है कि तथ्यात्मक या तथ्यों की अगर रक्षा करनी है, तो हमें बहुत बार जो है कहीं कहीं भाव तथा शब्दानुवाद को भी वहां पे अपनाना पड़ता है और उसी के साथ इस अनुवाद को संपन्न करना पड़ता है। इस संदर्भ में HM के सक्सेना के विचार सही है कि वैज्ञानिक अनुवाद में सारानुवाद या अनुकूलन के लिए कोई भी स्थान नहीं है, क्योंकि इस पद्धति में तथ्यात्मक प्रामाणिकता की सुरक्षा संभव नहीं हो पाती। वैज्ञानिक और तकनीकी अनुवाद में स्वच्छंद अनुवाद को भी मान्यता देना संभव नहीं है। मतलब वैज्ञानिक या तकनीकी साहित्य के अनुवाद में सारानुवाद बिल्कुल भी काम नहीं आता, क्योंकि वहां पे तथ्य का रक्षण नहीं होता। साथ ही साथ इसमें स्वच्छंद अनुवाद भी करना जो है संभव नहीं है। तो विज्ञान तथा तकनीकी संबंधी सामग्री के अनुवाद में तथ्य की प्रामाणिकता की रक्षा या तथ्य की प्रामाणिकता के साथ साथ कोई समझौता गवारा नहीं होना चाहिए। मतलब तथ्य के साथ अनुवादक ने निरंतर वहां पे जुड़े रहना चाहिए और उसके साथ प्रामाणिक रहना चाहिए। और अगर वो उसके साथ प्रामाणिक नहीं रहता, उसके साथ जुड़े नहीं रहता, तो ये तथ्यात्मक प्रामाणिक रक्षा के संदर्भ में ये समस्या जो है तकनीकी साहित्य के अनुवाद में उभरती है। ये तथ्यगत प्रामाणिकता की रक्षा अनुवाद के सामने या अनुवादक के सामने बहुत बार चुनौती या समस्या बनकर उभर जाती है या उभरती है। तो ये अनुवादक के लिए एक समस्या बनकर ही उभरती है। तो इस दृष्टिकोण से ये जो तकनीकी साहित्य के अनुवाद के संदर्भ में जो समस्या बताई गई है कि तथ्यात्मक प्रामाणिकता की रक्षा, ये एक तकनीकी साहित्य के अनुवाद की समस्या है। 5वीं जो अगली समस्या है वो है समानार्थक और भिन्नार्थक शब्द। तो तकनीकी साहित्य के संदर्भ में अनुवाद करते समय कभी कभार बहुत बार समानार्थक और भिन्नार्थक शब्दों की भी समस्या वहां पे सामने आ जाती है। विज्ञान संबंधी तथा तकनीकी संबंधी सामग्री के अनुवाद में
एक और महत्वपूर्ण कठिनाई आती है समानार्थक और भिन्नार्थक शब्द की। जबकि जब एक ही पुस्तक अथवा अध्याय में ऐसे शब्द प्रयुक्त हो जो कहीं पर समानार्थ देते हो और कहीं पर भिन्नार्थ, तब अनुवादक को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। मतलब एक ही पुस्तक में, एक ही अध्याय में एक ही शब्द जो है कभी समान अर्थ दे रहा है, कभी विलोम या भिन्न अर्थ दे रहा है, तो ऐसे समय में अनुवादक के सामने जो है ये बहुत बड़ी परेशानी बन जाती है। संदर्भ सापेक्ष अर्थ प्रदान करने वाले शब्दों का प्रयोग साहित्य में चलता है, विज्ञान में नहीं। मतलब किसी भी शब्द का संदर्भ देकर उसका प्रयोग करना ये साहित्यिक अनुवाद में चलता है, लेकिन तकनीकी साहित्य के अनुवाद में नहीं, ये स्वीकार्य नहीं है। तो विज्ञान में प्रायः या तकनीकी साहित्य में प्रायः संदर्भ निरपेक्ष अर्थ देने वाले अर्थात एकार्थी शब्दों का प्रयोग अपेक्षित होता है। मतलब तकनीकी साहित्य के अनुवाद में संदर्भ के बजाय एक ही अर्थ प्रस्तुत देने वाले शब्दों का प्रयोग अपेक्षित होता है। जिस तरह विज्ञान का तथ्य स्थल काल निरपेक्ष होता है, उसका सत्य सार्वत्रिक और सार्वकालिक होता है, उसी तरह यह जरूरी है कि उसमें प्रयुक्त शब्द भी एकार्थक हो ताकि वे सर्वस्थल तथा सर्वकाल में समान अर्थ का वहन करें। अर्थात हम देखते हैं कि विज्ञान के संदर्भ में, तकनीकी के संदर्भ में जो भी तथ्य आते हैं वो सर्वकालिक होते हैं, सार्वत्रिक होते हैं। मतलब भारत में अलग या अमेरिका में अलग ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, और आज अलग है या 200 साल पहले अलग था, ये भी बदलाव उसमें नहीं आता। तो ऐसे समय में अनुवादक ने ये सोचना जरूरी है कि इसमें अनुवाद करते समय जिन शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है तो उसके एक ही अर्थ को वहां पे सर्वस्थानों पर या सर्वस्थल या सर्वकाल में उसी अर्थ में वो प्रस्तुत होना जरूरी है। लेकिन ऐसा न होने पर इस तरह की विषय सामग्री में अगर समानार्थक तथा भिन्नार्थक शब्द का प्रयोग हुआ हो तो अनुवाद में समस्या खड़ी हो जाती है। इसके उदाहरण के रूप में अंग्रेजी पॉइजन शब्द है। पॉइजन शब्द आप जानते हैं, जिसको जहर के रूप में हम जानते हैं। तो ये पॉइजन शब्द जो है, टॉक्सिन तथा वेनम, ये 3 शब्द लिए जा सकते हैं। मतलब उदाहरण के तौर पर अंग्रेजी के 3 शब्द हम ले लेंगे, पॉइजन, टॉक्सिन और वेनम। ये 3 शब्द जो है अंग्रेजी में प्रयुक्त हो रहे हैं। देखिए, प्रायः सामान्य व्यवहार में इनका समानार्थक या पर्यायवाची रूप में प्रयोग किया जाता है, अतः कुछ शब्द कोशों में इनका हिंदी पर्याय मिलता है विष। अर्थात पॉइजन, टॉक्सिन और वेनम, इसके लिए हिंदी शब्दकोश में इसके लिए पर्याय मिल जाएगा विष। लेकिन निम्नलिखित एक वाक्य में जब इन तीनों का स्वतंत्र अर्थ प्रयोग मिलता है तब अनुवाद कार्य में कठिन समस्या आई हुई दिखाई देती है। मतलब हिंदी के संदर्भ में ये जो 3 शब्द जो बताए गए हैं, इसकी अगर बात की जाए तो टॉक्सिन, वेनम और पॉइजन, इन तीनों के लिए पर्याय के रूप में हिंदी में विष इस शब्द का प्रयोग वहां पे होता है। लेकिन ये तीनों शब्द अगर किसी वाक्य में या किसी सामग्री में वहां पे आ जाते हैं तो वहां पे वो भी स्वतंत्र अर्थ देने वाले होते हैं या उस रूप में प्रयुक्त होते हैं। तो वहां पे ये समस्या बनकर किस प्रकार आती है, उदाहरण हम देख रहे हैं। 2 types of toxins, homotoxins and neurotoxins are present in the venom of poisonous snakes। अर्थात ये वाक्य है अंग्रेजी का, और ये विज्ञान और तकनीकी के संदर्भ में के जो सामग्री आती है तो उसमें ये वाक्य आ गया है और उसका अनुवाद हमें करना है। और इस वाक्य में पॉइजनस या पॉइजन, टॉक्सिन और वेनम, ये 3 शब्द जो है अपने स्वतंत्र अर्थ के साथ प्रस्तुत हुए हैं, लेकिन हिंदी में इसके लिए केवल एक ही पर्याय अर्थ उपलब्ध है, वो है विष। तो वहां पे क्या हुआ है, देखिए इसका अनुवाद। पहले मैं फिर से एक बार इस वाक्य को दोहराता हूं। 2 types of toxins, हेमियोटॉक्सिन्स एंड न्यूरोटॉक्सिन्स आर प्रेजेंट इन द वेनम ऑफ पॉइजनस स्नेक्स। उपर्युक्त उदाहरण से स्पष्ट है कि इसमें पॉइजन, वेनम शब्द समानार्थक न होकर भिन्नार्थक ही है। कैसे, देखिए, वह वेनम को पॉइजन का न्यूनार्थक शब्द कहना पड़ेगा, क्योंकि पॉइजन यह शब्द एक व्यापक अर्थ का वाहक है, जबकि वेनम उसका सिर्फ एक प्रकार है और उसकी व्याख्या से स्पष्ट है, सांप, बिच्छू, कुत्ता, मछली, शहद की मक्खी आदि जीवधारियों द्वारा उत्पन्न विष। मतलब पॉइजन एक व्यापक अर्थ देता है और वेनम जो है उससे थोड़ा सा सीमित अर्थ दे देता है। तो पहले से अर्थात पॉइजन से ये भिन्न अर्थ वहां पे दे देता है। मतलब
पहले तो हमने देखा कि तीनों शब्दों के लिए एक ही पर्याय उपलब्ध है, लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि पॉइजन के अंतर्गत ये वेनम आ जाता है, और ये वेनम जो है विशेषतः सांप, बिच्छू, कुत्ता, मछली, शहद की मक्खी आदि जीवधारियों द्वारा उत्पन्न विष होता है। स्पष्ट है कि समानार्थक, भिन्नार्थक तथा सूक्ष्म भिन्नार्थक शब्द विज्ञान संबंधी विषयों के अनुवाद में बाधा डालते हैं। अर्थात ये सूक्ष्म भिन्नता जो है ये तकनीकी के अनुवाद में या विज्ञान के अनुवाद में वहां पे समस्या बनकर उभरते हैं। तो इस तरह से समानार्थक और भिन्नार्थक शब्द ये भी तकनीकी साहित्य के अनुवाद में समस्या के रूप में वहां पे हमारे सामने आ जाती है। तो ये पांचवी समस्या है। छठी समस्या है पारिभाषिक शब्दावली में अनेक रूपता। पारिभाषिक शब्दावली में अनेक रूपता क्या है? देखिए, हमारे यहाँ स्वाधीनता प्राप्ति के उपरांत वैज्ञानिक एवं तकनीकी पारिभाषिक शब्दावली का निर्माण तो बड़े उत्साह से किया गया। मतलब जिस प्रकार ये शब्दावली आयोग का गठन किया गया, केंद्रीय हिंदी निदेशालय का गठन किया गया, तो इसके आधार पर वहां पे हमने पारिभाषिक शब्दावली का निर्माण जो है बड़े ही उत्साह से करना शुरू किया। अनेक स्तरों पर यह कार्य संपन्न हुआ, परंतु दिक्कत यह बनाई गई पारिभाषिक शब्दावली में अनेक स्थानों पर एकरूपता का अभाव है। मतलब जो पारिभाषिक शब्दावली बनाई गई, इसकी एक विशेषता होती है कि वह शब्द जो है हर जगह एक ही अर्थ में वहां पे प्रयुक्त होता है, लेकिन इसकी अर्थता के स्तर पर वहां पे एकरूपता का अभाव उसमें दिखाई देता है। विभिन्न स्तरों पर अध्ययन करने वाले छात्रों के लिए जो पाठ्यपुस्तकें बनाई गई है, उनमें दी जाने वाली शब्दावली में भी एकरूपता का अभाव परिलक्षित होता है। यदि छात्र एक कक्षा का पाठ्यक्रम पूर्ण कर दूसरी कक्षा के पाठ्यक्रम का अध्ययन करते समय पूर्ववर्ती पाठ्यक्रम की शब्दावली के अर्थ को परिवर्तित पाता है, उसे भिन्न पाता है या उसमें अर्थ की अनेक रूपता देखता है, तो इससे उसमें दुविधा या उलझन पैदा होती है। यही नहीं कि एक ही कक्षा की पाठ्यपुस्तक के एक ही पाठ के एक ही पृष्ठ पर एक ही शब्द दो भिन्न भिन्न अर्थ में प्रयुक्त हुआ है, तो ये भी एक दुविधा जो है, ये समस्या जो है तकनीकी साहित्य के अनुवाद में वहां पे उभरती है। महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक तथा उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडल पुणे की ओर से बनाई गई कक्षा 10वीं के गणित विषय की पाठ्यपुस्तक का उदाहरण दे सकते हैं। उदाहरणार्थ रिप्रेजेंटेशन शब्द के लिए प्रतिरूपण तथा पद्धति, ये दो पर्याय दिए हैं। रिप्रेजेंटेशन, इसके लिए प्रतिरूपण या पद्धति, ये दो पर्याय दिए हैं। जैसे सांख्यिकी सामग्री के प्रतिरूपण, रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल डाटा, अर्थात रिप्रेजेंटेशन शब्द के लिए प्रतिरूपण और पद्धति, ये दो पर्याय दिए हैं। जैसे कि सांख्यिकी के संदर्भ में सांख्यिकी सामग्री के प्रतिरूपण, रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल डाटा, तथा चित्र पद्धति, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। उसी प्रकार विज्ञान में हीट शब्द के क्रमशः उष्णता, ऊष्मा जैसे अनेक पर्याय प्रयुक्त मिलते हैं। इस तरह के शब्दों को अनेक रूपता में उलझन पाने के कारण या इस प्रकार के शब्दों में अनेक रूपता आने के कारण पाठक जो है उलझन में पड़ जाते हैं, साथ ही साथ अनुवादक भी इस समस्या से जूझता है। यही उलझन या यही दुविधा उत्पन्न करने वाले शब्द जो है अनुवादक के सामने समस्या बनकर उभरते हैं। तो पारिभाषिक शब्दावली के अर्थों में भी वहां पे अनेक रूपता होने के कारण ये भी एक समस्या जो है तकनीकी अनुवाद के संदर्भ में हम देखते हैं। और अनुवादक जो है इस अनेक रूपता को जितनी ज्यादा मात्रा में वहां पे पाएगा, उतनी ही ज्यादा समस्या जो है ये उलझी रहती है। तो इसलिए ये जो कुछ पारिभाषिक शब्दों के लिए हमने जो पर्याय दिए हैं, तो एक तरफ देखिए हमने उदाहरण देखा था कि रिप्रेजेंटेशन के लिए प्रतिरूपण और पद्धति, दो अलग अलग पर्याय वहां पे दिए हैं। तो यहाँ पे सांख्यिकी के संदर्भ में अगर वो प्रतिरूपण शब्द वहां पे आ जाता है, तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल डाटा, और पद्धति के लिए वहां पे डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। तो ये हम देखते हैं कि वो छात्र जो है या संबंधित अनुवादक या पाठक जो है एक ही शब्द के दो अलग अलग अनेक रूप जो है या अर्थ के स्तर पर देखने के बाद उलझन में आ जाता है कि सही अर्थ कौन सा ले। तो इस तरह की हमारे पारिभाषिक शब्दावली के बनाने में हमारी कमियां रही है। तो ये भी एक समस्या जो है तकनीकी साहित्य के अनुवाद में हम देखते हैं। तो इस तरह से मुझे बताना क्या है कि अब तक हमने 6 तकनीकी साहित्य के अनुवाद की समस्याएं देखी है।
इसमें पहली हमने देखी थी कि पारिभाषिक शब्दावली का अभाव, दूसरा विषय ज्ञान की कमी, तीसरा भाषिक क्लिष्टता, चौथी समस्या देखी तथ्यात्मक प्रामाणिकता की रक्षा, और पांचवी समस्या हमने देखी है समानार्थक और भिन्नार्थक शब्द, और अभी हमने छठी देखी है पारिभाषिक शब्दावली में अनेक रूपता। इस तरह से ये 6 हमारी तकनीकी साहित्य के अनुवाद की समस्या हो गई है। अगली जो 3 है 9 हमें पढ़नी है, तो अगली 3 अगले लेक्चर में हम देखेंगे। तब तक के लिए रुकते हैं, धन्यवाद।